बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमारा टॉपिक चल रहा है पोएटिक्स। हम ऑलरेडी पिछली दो वीडियोस में चैप्टर नंबर 1 से 11 तक डिस्कस कर चुके थे। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा चैप्टर नंबर 12 से 19 तक के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले चैप्टर नंबर 12 में अरिस्टोटल ने डिस्कस किए हैं क्वांटिटेटिव पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी। इससे जो पहले हमने पढ़े थे वो क्वालिटेटिव थे, खसूसियात के लिहाज से। यहाँ पर तादाद के लिहाज से कितने हिस्से लाजमी तौर पर एक ट्रेजेडी के होने चाहिए। द क्वांटिटेटिव पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी आर प्रोलोग, एपिसोड, एक्सोड, कोरिक सॉन्ग। कोरिक सॉन्ग के आगे दो हिस्से हैं, पैरोड और स्टेसिमन। इनमें फ़र्क क्या है और इन सारी टर्म्स का मतलब क्या है, ये हम अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रोलोग, एन ओपनिंग डायलॉग प्रेजेंटिंग द ट्रेजेडीज टॉपिक दैट टुक प्लेस बिफोर द एंट्री ऑफ द कोरस। ये ओपनिंग डायलॉग प्रेजेंट करता है, ट्रेजेडी का टॉपिक प्रेजेंट करता है कोरस की एंट्री से पहले। प्रोड, ये एंट्रेंस ओड है। ओड बेसिकली क्या है आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे कि ओड एक सॉन्ग है और ये सॉन्ग ग्रीक ट्रेजेडी में तीन चीजें बयान कर सकता है। नंबर 1, ये किसी देवता को एड्रेस करके गाया जा सकता है, गॉड को। नंबर 2, किसी पर्टिकुलर पर्सन को, ये पर्सन ट्रेजेडी का हिस्सा हो या ट्रेजेडी का हीरो हो। और नंबर 3, ये किसी खास इवेंट को बयान करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो पैरोड जो है ये ओड की ही एक किस्म है। पैरोड एंट्रेंस ओड, यानी वो सॉन्ग जो दाखिल होते वक्त गाया जाएगा। द एंट्री चैंट और सॉन्ग ऑफ द कोरस ऑफन इन एन एनापेस्टिक मार्चिंग रिदम और मीटर ऑफ 4 feet पर लाइन। ये वो सॉन्ग है जो कोरस की एंट्री पर गाया जाता है, गाता कोरसी है। और ये किस मीटर में होता है ये आपको बताया गया कि एनापेस्टिक में है। फॉलोइंग द प्रोट, द कोरस टिपिकली रिमेन्स ऑन स्टेज थ्रू आउट द रिमाइंडर ऑफ द प्ले। प्रोट के बाद कोरस जो है वो फिर ग्रीक ट्रेजेडी में ये एक आम बात थी कि वो बाकी का सारा वक्त प्ले के खत्म होने तक स्टेज पे गुजारता था। The prose and other choral odes usually involve the following parts repeated in order several times. प्रोड और दूसरी जो कोरल ओड्स थी उनके कितने हिस्से थे? लाजमी तौर पर 3 हिस्से थे जी। और ये तीनों हिस्से मैंने ब्लू में इसलिए किए हैं ताकि आपको याद रहे। स्ट्रोफी, a stanza in which the chorus moves in one direction toward the altar। ये वो सॉन्ग है जो कोरस के लोग कुर्बानगाह की तरफ मुड़ के गाते थे। एंटिस्ट्रोफी, काउंटर टर्न, यानी पहले जिस तरफ मुड़े थे अब उसके ऑपोजिट मुड़ के ये सॉन्ग गाएंगे। द फॉलोइंग स्टेंजा इन विच मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन द एंटिस्ट्रोफी इज द सेम मीटर एज द स्ट्रोफी। यानी पोइट्री की स्ट्रक्चर के लिहाज से स्ट्रोफी और एंटिस्ट्रोफी का जो मीटर है वो सेम होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। स्ट्रोफी टुवर्ड द अल्टर है और एंटिस्ट्रोफी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मुड़ के गाया जाता है। ईपोड, after song. The epode is in a different but related meter to the strophe and antistrophe and is chanted by the chorus standing still. ये साकित होके एक जगह पर खड़े होके गाया जाने वाला गीत है। The epode is often omitted so there may be a series of strophe antistrophe pairs without intervening epodes. हो सकता है कि epode ना हो। ठीक है, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी, ईपोड, ये तीनों किसके हिस्से हैं? ये तीनों ओड के हिस्से हैं। तो अरिस्टोटल ने इस चैप्टर में ये डिस्कस किया कि ये मुमकिन है कि बाज औकात स्ट्रोफी और एंटीस्ट्रोफी हो और ईपोड ना हो। स्टेसिमन, यह है स्टेशनरी सॉन्ग, साकित रह के गाया जाने वाला गीत। अ कोरल ओड इन विच द कोरस मे रिएक्ट टू द प्रीसीडिंग एपिसोड, कि खड़े होके गाएंगे और क्या करेंगे, जो प्रीसीडिंग एपिसोड है उसके रिएक्शन के बारे में गाएंगे। एपिसोड क्या है? There are several episodes in which actors interact with the chorus. Episodes are typically sung or chanted. Each episode ends with a stasimon. एपिसोड क्या है?
एक ट्रेजेडी में एक से ज्यादा एपिसोड्स हो सकती हैं जिसमें कोरस क्या करता है, कोरस इंटरेक्ट करता है एक्टर्स के साथ और वो फिर क्या करते हैं, टिपिकली संग आर चैंटेड ईच एपिसोड एंड विद अ स्टेसिमन। और जब ट्रेजेडी के एक्टर्स कोरस के साथ मिलकर गाएंगे तो फिर ये लाजमी तौर पर जिस चीज पर खत्म होगा वो क्या होगा, दैट विल बी स्टेसिमन, स्टेशनरी सॉन्ग, खड़े होके गाएंगे। एक्सोड एग्जिट ओड है, आखिरी गीत है ट्रेजेडी में। द एग्जिट सॉन्ग आफ्टर द कोरस आफ्टर द लास्ट एपिसोड, जब लास्ट एपिसोड होगी उसके बाद जो आखिरी सॉन्ग होगा फिर वो गा के कोरस स्टेज से चला जाएगा। चैप्टर 12 में जो कोई खास बात नहीं है, क्यों नहीं है, इसकी दो वजूहात हैं। नंबर 1 तो इस चैप्टर में अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के पार्ट्स और इसकी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से मजीद डिस्कस किया, लेकिन ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है। अगर आपने ट्रेजेडी में बेकस पढ़ा है तो आपको पता होगा कि बेकस की जो टेक्स्ट है उसके चंद एक्ट्स मिसिंग है, उसको रिक्रिएट किया गया। इवन जो पेजेस अवेलेबल थे वो भी कंप्लीट नहीं थे, तो एक सीन के दौरान भी कुछ लाइंस सीन की स्कीम और थीम को समझते हुए बाद में ऐड की गई। बिल्कुल इसी तरह से पोएटिक्स कंप्लीट हालत में नहीं है, कुछ चीजें मिसिंग है। तो पिछली तरतीब को देखते हुए और ग्रीक ट्रेजेडी के ट्रेंड्स और अवेलेबल रिकॉर्ड्स को देखकर फिर कुछ चीजें बाद में उनको रीराइट किया गया है कि ये होता होगा। तो चैप्टर 12 में कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है। जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसमें अरिस्टोटल डिस्कस करता है वही चीजें जो वो पहले डिस्कस करता आया है इन चैप्टर्स में। और वो चीजें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी के हिस्सों की तंजीम कैसे होगी, उनमें रब्त कैसे होगा। चैप्टर 13 में अरिस्टोटल डिस्कस करता है प्लॉट ऑफ ट्रेजेडी। अरिस्टोटल सजेस्ट द पर्पस ऑफ अ ट्रेजिक पोएट एंड व्हाट द पोएट शुड अवॉइड। यहाँ पर पोएट से मुराद है ट्रेजेडी राइटर, कि ट्रेजेडी राइटर जो है उसका पर्पस क्या है और उसे किन चीजों से अवॉइड करना चाहिए। इसको आगे भी इसी वीडियो के अगले चैप्टर में भी ये बात दोबारा रिपीट होगी, तो फिर इसको वहीं पर हम करेंगे, क्योंकि आगे बड़ी डिटेल के साथ बताया गया है कि क्या अवॉइड करना है। अवॉइड ये करना है कि एपिक पोएम और ट्रेजेडी में एक फ़र्क है और इस फ़र्क को पोएट को ट्रेजेडी लिखते हुए समझना है। ट्रेजेडी को एपिक पोएम नहीं बनाना और एपिक पोएम को ट्रेजेडी नहीं बनाना। A tragedy should follow the complex plot structure and should prompt pity and fear in the audience। ठीक है, देखें ग्रीक ट्रेजेडी में दो चीजें बड़ी कॉमन है। नंबर 1 चेंज ऑफ फॉर्चून, नंबर 2 लाजमी तौर पर अगर ये पिटी एंड फियर क्रिएट करती है ऑडियंस में तो फिर प्लॉट बहुत अच्छा है, फिर सब कुछ बहुत अच्छा है। और अगर ये दो चीजें नहीं है तो इनके बगैर ग्रीक ट्रेजेडी स्टैंड ही नहीं करती। Number 3, it should avoid very simplistic moments such as the complete downfall of the antagonist because this type of plot does not evoke emotion in the audience। कि इसका प्लॉट सिंपल नहीं होना चाहिए। अगर प्लॉट सिंपल है और उसमें एंटेगनिस्ट का डाउनफॉल मुकम्मल तौर पर आपने दिखा दिया तो फिर इस किस्म का प्लॉट जो है वो इमोशन क्रिएट नहीं करता, वो पिटी एंड फियर क्रिएट नहीं करता। आप किसी भी ड्रामे की पहली किस्त में हीरो को मार दें, पीछे कौन देखेगा ड्रामा? कोई भी नहीं देखेगा, ठीक है ना। आप कोई भी मूवी देखते हैं, खास तौर पे जो फाइट वाली मूवी होती है, तो हीरो आखिर तक मार खाता भी है, मारता भी है, रिवेंज प्लान करता है और आखिर में वो रिवेंज एग्जीक्यूट करके अपना बदला लेके अगर वो मरता भी है तो फिर मरता है, ठीक है। तो लाजमी तौर पर क्या है, प्लॉट को कॉम्प्लेक्स ही होना चाहिए, सिंपल नहीं होना चाहिए और उसे क्या करना चाहिए, पिटी एंड फियर लाजमी तौर पर क्रिएट करना चाहिए। नंबर 4, अरिस्टोटल proposes that a true tragedy involves a character who is brought from a good to bad fortune not through evil or immortality in themselves but through human error। अब ये वो हम मार्शिया की तरफ आ रहा है। अरिस्टोटल की तजवीज क्या है कि ट्रेजेडी में एक ऐसा कैरेक्टर हो जो गुड से बैड फॉर्चून तक आता है, फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू डाइवर्सिटी, और उसमें अमल दखल किसका हो, उसमें अमल दखल उसका अपना ना हो बल्कि क्या हो, ह्यूमन एरर हो, एरर ऑफ जजमेंट। हम मार्शिया
इस पे मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि पीपीएससी के पेपर में क्वेश्चन भी आया था. He outlines a few of the major tragic characters such as Oedipus and Telephus and explains that most of the best tragedies are written about them. वो कहता है कि जो ट्रेजेडी है वो हमेशा एक मेजर कैरेक्टर के मुतालिक होनी चाहिए. एग्जाम्पल देता है एडिपस की और टेलीफस की. एडिपस आप पढ़ चुके, एडिपस रेक्स में. टेलीफस कौन था? टेलीफस की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. ये ग्रीक माइथोलॉजी में इसको बयान किया गया है कि इसको भी गॉड ने, ओरेकल ने प्रोफेसी दी थी. वो प्रोफेसी क्या थी कि इसके दादा को प्रोफेसी मिली थी कि इसका पोता जब पैदा होगा तो इसको, इसकी हुकूमत को ख़त्म कर देगा, इसके तख्त को छीन लेगा. तो उसने इसके खिलाफ साजिश की और इसको भी एक चट्टान पर छोड़ दिया गया था. बाद में एक हिरन इसके पास पहुंचता है और वो हिरन इसे अपना दूध पिलाता है और इसको वार्मथ देता है और फिर इसको रेस्क्यू कर लिया जाता है. तो इसके मुतालिक भी ट्रेजेडीज लिखी गई, क्योंकि इसके पीछे ये है कि इसकी माँ एक गॉडेस की तरफ से थी, बाप एक ग्रीक गॉड की तरफ से था. तो टेलीफस एक माइटी कैरेक्टर है ग्रीक माइथोलॉजी में. तो कहना क्या चाह रहे हैं कि आपकी ट्रेजेडी एक आम करेक्टर के मुतालिक अगर है तो फिर वो इम्पैक्ट नहीं होगा. ठीक है, ट्रेजेडी हमेशा क्या होनी चाहिए? एक टॉवरिंग फिगर के मुतालिक होनी चाहिए जिसका डाउनफॉल जो है वो एक थ्रिल पैदा कर दे अवाम में. एक आम बंदा मरे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. आप भुट्टो को फांसी दे दें, प्रॉब्लम हुआ. आप नवाज शरीफ को फांसी लगा दें, सारे टीवी चैनल्स पे ब्रेकिंग न्यूज चलेगी. ठीक है, वरना रोज एक्सीडेंट होते हैं, कोई इशू नहीं है. लेकिन अगर किसी पॉलिटिशियन का एक्सीडेंट होगा तो ब्रेकिंग न्यूज बनेगी. तो ये है कि ट्रेजिक कैरेक्टर को क्या होना है? एक टॉवरिंग पर्सनैलिटी होना है, ताकि उसके जो डाउनफॉल का इम्पैक्ट है, जो उसका सफर है फ्रॉम प्रोस्पेरिटी टू डाइवर्सिटी, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाले ऑडियंस पे. अच्छा, आपने यकीनन डिस्कस किया होगा कि इसको पढ़ते हुए, एडिपस रेक्स को पढ़ते हुए, एडिपस के पास क्या चॉइस थी? एडिपस की अम्मा को ओरेकल ने बता दिया कि बेटा जो है वो माँ से शादी करेगा, और एडिपस को भी ओरेकल ने बता दिया कि तुम अपने बाप को कत्ल करोगे और फिर अपनी माँ से शादी करोगे. तो इसमें ह्यूमन एरर कहाँ पे आया? ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ. आप सब ने बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज से पढ़ा, तो ह्यूमन एरर इसमें कहाँ पे है? उसको भी ओरेकल ने बता दिया कि तुम्हारा बेटा जो है वो कत्ल करेगा अपने बाप को और माँ से शादी करेगा, उसको भी बता दिया. तो यहाँ पर ह्यूमन एरर कहाँ पर रहा? और ग्रीक ट्रेजेडी में कभी भी गॉड्स को क्यों मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता किसी भी ट्रेजेडी के लिए? ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूं आप सबके लिए. चैप्टर 14 में प्लॉट को ही लेकर आगे डिस्कस करता है कि पिटी एंड फियर कैसे आएगा. While pity and fear can be created through the acting and production of a tragedy, Aristotle argues that a good poet can create those feelings through the construction of the plot. तो कहते हैं कि इसको एक्टिंग और प्रोडक्शन के जरिए भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें सबसे बुनियादी चीज क्या है? सबसे बुनियादी चीज है कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लॉट. आपका प्लॉट इतना जानदार हो कि पिटी एंड फियर है. जरा जहन में लाइए, मेरे पास तुम हो का प्लॉट बड़ा ऑर्गेनिक जानदार किस्म का प्लॉट है. आखिर में जब जो है वो दानिश मर रहा है तो पूरी पाकिस्तान की माएँ रो रही थी, आंटियां रो रही थी कि ये हुआ क्या है. सो सच इज द पावरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लॉट. मैंने सिर्फ एग्जांपल दी है प्लॉट के पावरफुल होने की, ना कि ग्रीक ट्रेजेडी की. आप इसको उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपका हीरो इतना टावरिंग फिगर नहीं है जितना ग्रीक ट्रेजेडी में होना चाहिए. Number 2, he discusses types of actions or situations that cause people to experience feelings of fear or pity. वो बताता है कि आप ऐसे एक्शंस और ऐसे सिचुएशंस डालिए प्लॉट में जिससे देखने वालों को क्या एक्सपीरियंस हो, किस किस्म की फीलिंग पैदा हो, फियर और पिटी. These feelings are created when a tragic accident happens to people who have a close relationship, such as a family member killing another family member. कि ये पिटी और फियर कब आएगा? जब आप ट्रेजेडी में दिखाएंगे कि खानदान का एक फर्द खानदान के दूसरे फर्द को मार रहा है, यानी एक ही खानदान के दो बंदे एक दूसरे को मार रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल एडिपस, अपने ही बाप को उसने मार दिया अनजाने में, उसे नहीं पता चला. ठीक है, तो ये है
कि इस तरह से पिटी और फियर क्रिएट होगा अगर प्लॉट आपका ऐसा हो। नंबर 3, किस तरह से आप पिटी और फियर क्रिएट कर सकते हैं? व्हेन सच अ सिचुएशन इज सेट अप विद स्किलफुल हैंडलिंग इट शुड इंसाइट स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ हॉरर एंड सिंपैथी इन द ऑडियंस। कि जब एक ऐसी सिचुएशन है, फैमिली मेंबर्स के लिहाज से है, और लिखने वाले ने इसको बड़े ही शानदार तरीके से लिखा है, तो फिर क्या होगा? ये फिर फीलिंग इंसाइट करेगा हॉरर और सिंपैथी की ऑडियंस में। अगेन सारे का सारा पिटी एंड फियर और प्लॉट का ताल्लुक किससे है? पोएट से है, यानी ट्रेजेडी के लिखने वाले से है। ये उस पर डिपेंड करता है कि वो प्लॉट को कितना स्किलफुली हैंडल करता है। टू हैंडल द ट्रेजिक सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अगर आपने पाकिस्तान का ड्रामा प्यारे अफजल देखा, तो आखिरी एपिसोड में प्यारे अफजल मर जाता है और ऑडियंस की ये उस पर फीडबैक थी कि इसे नहीं मरना चाहिए था। तो ये डिपेंड कर रहा है कि आपका जो जिस बंदे ने प्लॉट लिखा है वो कहाँ तक फॉलो करता है। To handle the tragic situation skillfully, the action may be done with conscious understanding of the relationship between the characters. कि आप इस सिचुएशन को स्किलफुली कैसे हैंडल कर सकते हैं? जब प्लॉट लिखने वाला ऐसा काम करवाए कि एक करेक्टर दूसरे करेक्टर को जानता है। अ मदर नोइंगली मर्डरिंग हर चिल्ड्रन, एक माँ जानबूझकर अपने बच्चे को मारती है। इडिपस में क्या होता है? अम्मा को पता होता है ना कि ये बड़ा होके मुझसे शादी करेगा और अपने अब्बा को कत्ल करेगा, तो वो भेज देती है। फिर ये अलग बात कि वो जो गडरिया छोड़ने गया था, तो वो क्या करता है, वो बच्चे पे रहम खा के उसकी एंकल्स को पिन करके फेंक के आ जाता है पहाड़ के ऊपर, लेकिन मारता नहीं है। There is also the option that the action may be committed without knowledge of the relationship with truth revealing after the deed is done. कहता ये भी हो सकता है कि कोई ट्रेजिक काम करते हुए कैरेक्टर्स को आपस की रिलेशनशिप का नहीं पता, और जब काम हो गया तो उसके बाद रिलेशनशिप का पता चले। जैसे एडिपस ने अपने बाप को अननोइंगली मार दिया, बाद में पता चला, ट्रूथ बाद में रिवील हुआ कि उसने जिसको मारा ही उसका अपना बाप था। तो क्या हम सम अप करते हैं, रीकैप करते हैं पिटी एंड फियर को फिर से? नंबर 1 क्या है कि डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लॉट, सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ क्या जुड़ी है? एक्टिंग और प्रोडक्शन। यानी पिटी एंड फियर के जज्बात क्रिएट किए जा सकते हैं, कौन करेगा? एक्टिंग करने वाला और प्रोड्यूसर। लेकिन बुनियादी काम किसका है? बुनियादी काम है कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लॉट का, यानी राइटर का। नंबर 2, वो कहते हैं कि आप ये फीलिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं? आप ये फीलिंग ऐसे क्रिएट कर सकते हैं कि आप फैमिली मेंबर्स को आपस में ट्रेजिक इंसिडेंट में उलझाते हैं, उनको ट्रेजेडी में दिखाते हैं कि एक ही खानदान का फर्द अपने ही खानदान के दूसरे फर्द को मारता है। तीसरा क्या है कि आप इस सिचुएशन को इतनी खूबसूरती से हैंडल करते हैं, इतना स्किलफुली आप हैंडल करते हैं कि बड़ी आपको सिंपैथी क्रिएट होती है, हॉरर उसमें क्रिएट होता है। अगर आपको इंडिया की मूवी याद हो मैं हूं ना, तो उसमें देखिए शाहरुख खान लक्की को पता चलता है बाद में कि ये उसका भाई है, और फिर वो छत पे उसे बचाने जाता है। तो ये वो वाली स्किलफुल हैंडलिंग है, ठीक है। और ये फिर आखिर में जाके रिवील होता है कि इनकी रिलेशनशिप क्या है। चौथा क्या है कि दो मेंबर जो एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें नहीं पता कि हमारी रिलेशनशिप क्या है, लेकिन जब एक दूसरे को मार देता है तो उसके बाद ट्रूथ रिवील हो कि जिसको मारा वो फैमिली मेंबर था। आई होप कि ये बहुत क्लियर हो गया। चैप्टर 15 में डिस्कस करता है एरिस्टोटल कैरेक्टर्स ऑफ ट्रेजेडी, कि ट्रेजेडी में काम करने वाले कैरेक्टर्स को कैसा होना चाहिए। Aristotle argues that speech or action that can be qualified as good is relative to class and propriety. इसका मतलब क्या है, हम दूसरे पॉइंट के साथ डिस्कस करते हैं। In order to be more true to real life, good actions should be assigned to characters in which they would be credible. अब पहले को दूसरे के साथ मिला के पढ़ते हैं तो अब आपको पहले की समझ आएगी। आप यूं देखिए कि इंडियन मूवीज में आपने कभी अमरीश पुरी को एक हीरो के तौर पर देखा हो? नेवर। वो हमेशा एक नेगेटिव कैरेक्टर में आया। आपने पाकिस्तानी फिल्मों में शफकत चीमा को कभी पॉजिटिव कैरेक्टर में देखा हो?
वो हमेशा विलन के रूप में आया। क्यों? क्योंकि वो उस किरदार को बेहतरीन तरीके से निभा सकते हैं। आप इंडियन मूवीज में देखिए कि 2-3 माएँ जो हमेशा आपको उनमें रोती नजर आएंगी। उनकी जो सूप सीरियल्स हैं वहां पर भी देखिए 2-3-4 बूढ़ी खवातीन है जो हर ड्रामे में माएँ बनती हैं और वो बेहतरीन कैरेक्टर प्ले करती हैं। तो अगर आप किसी ड्रामे में आप सलमान खान को किसी मूवी में आप सलमान खान को बना दें विलन और आप अमरीश पुरी जैसे कैरेक्टर को हीरो बना दें तो जाहिर है कि अवाम उसे कबूल नहीं करेगी। तो मतलब यह है कि अगर आपने एक अच्छा कैरेक्टर ट्रेजेडी में डाला है तो उसे अपने किरदार, अफ़ाल, अपनी लुक, अपनी डिस्पोजिशन, अपने मैनर, अपने बिहेवियर, अपने कंडक्ट, अपने चाल चलन से अच्छा लगना चाहिए। और अगर आपने एक नेगेटिव कैरेक्टर डाला है ट्रेजेडी में तो फिर उसको अपने चाल से, अपने बिहेवियर से, अपने डिमीनर से उसने लाजमी तौर पर बुरा लगना है। आपके कैरेक्टर क्रेडिबल होने चाहिए। नंबर 3, कैरेक्टर्स मस्ट बी बोथ बिलीवेबल एंड कंसिस्टेंट। कैरेक्टर्स बिलीवेबल भी हों यानी उनकी परफॉर्मेंस को देख के लगे कि हाँ वाकई ऐसा होता है, और वो अपनी इस एक्टिंग के लिहाज से क्या हो, कंसिस्टेंट हो। ठीक है, तो मुस्तकिल मिजाज हो। अब आप एक बार फिर मूवीज को जहन में लाइए, आपको चंद लोग सिर्फ हीरो के किरदार में मिलेंगे, चंद लोग आपको सिर्फ जो है वो एक साइड हीरो के किरदार के तौर पर मिलेंगे, और चंद लोग हमेशा आपको नेगेटिव किरदारों की सूरत में मिलेंगे। आप देखिए 2-4 लोग हैं जो आपको इंडियन मूवीज में हमेशा लॉयर के रूप में नजर आएंगे, हमेशा। तो ये है कि कैरेक्टर का बिलीवेबल होना एंड कंसिस्टेंट होना। नंबर 4, द पोएट शुड पेंट अ कैरेक्टर विद फ्लॉज दैट लुक्स मोर देन अ कॉमन पर्सन। कि आप कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाएं, नो डाउट उसमें फ्लॉज भी आप बताएंगे क्योंकि ह्यूमन कैरेक्टर है ना, तो फ्लॉज भी होंगे, लेकिन इसके बावजूद वो क्या होंगे, मोर देन अ कॉमन पर्सन। एक कॉमन पर्सन और एक अच्छे कैरेक्टर में फर्क वाजे होना चाहिए ट्रेजेडी का। सो दैट इज देयर। ठीक है, तो एक आम आदमी में और एक कैरेक्टर में एक फर्क नजर आना चाहिए। और ये फर्क अगर आप हमारी इंडस्ट्री के लिहाज से देखें तो ये फर्क शुरू होता है ड्रेसिंग से। बड़ी ऊट पटांग सी ड्रेसिंग समटाइम्स पहन के आते हैं और बहुत अच्छे टाइप के, बहुत अच्छे यूं कहिए कि फोरम्स पे पहन के आते हैं। आप एग्जांपल ने रणवीर सिंह की, वो अजीब रंग बिरंगी सी जैकेट्स पहन के आता है। तो शायद ये भी एक तरीका है उस डिस्टेंस को मेंटेन करने का कि एक कॉमन पर्सन और एक कैरेक्टर को अलग नजर आना चाहिए। बहरहाल ये फर्क महसूस होना चाहिए कि वो बंदा जो बैठा है स्टेज के इस तरफ एक्टिंग को देख रहा है और वो बंदा जो स्टेज पर एक्टिंग कर रहा है, देयर शुड बी अ डिफरेंस। चैप्टर 16 में डिस्कस किया गया कि रिकॉग्निशन क्या है। नंबर 1, एरिस्टोटल पोजेस दैट रिकॉग्निशन थ्रू साइंस इज द लीस्ट स्किलफुल ऑफ द वेरियस फॉर्म्स। कि अगर कोई ट्रेजेडी राइटर रिकॉग्निशन लाता है अपनी ट्रेजेडी में कुछ सिंबल्स के जरिए, ये सिंबल क्या है, सच एज अ पर्टिकुलर वेपन और बर्थ मार्क डिस्क्लोजेस इंफॉर्मेशन अबाउट अ कैरेक्टर एंड कॉज द रिकॉग्निशन। के कोई बर्थ मार्क था एक ट्रेजिक फिल्म में, अम्मा को 10 साल बाद अपना बेटा सामने नजर आया और फिर उसने देखा कि हाँ इसकी गर्दन पे एक मोटा सा तिल था, ये मेरा ही बच्चा है। सो दैट इज हाउ। तो कहता है अगर इस किस्म की इंफॉर्मेशन है तो ये कोई बहुत ज्यादा अपीलिंग नहीं है। Number 2, Aristotle argues that recognition in the form of character revealing information because the poet needs it revealed and not as a natural progression of the plot is also artless। कि अगर आपका कैरेक्टर खुद अपने माजी के मुतालिक या अपनी रिलेशनशिप के मुतालिक जो खो चुकी है उसके मुतालिक खुद बताता है तो फिर भी प्लॉट जो है वो मजेदार नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे फिल्म में दो भाई फिल्म के स्टार्ट में बिछड़ गए और 10 साल बाद एक भाई दूसरे भाई से आके कहता है कि मुझे पहचाना, मैं तुम्हारा भाई हूं, बिछड़ा हुआ भाई हूं। तो ऐसा जो है, ऐसा प्लॉट एरिस्टोटल कहता है बिल्कुल अपील नहीं करेगा, बिल्कुल मजेदार नहीं होगा। A third kind of recognition occurs when an object or experience wakes up feeling in the character। आपने इंडियन मूवीज में देखा होगा कि कैरेक्टर की याददाश्त खो गई है, फिर डॉक्टर क्या कहता है कि इसे उसी इलाके में लेके जाएं जहां भी इसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी याददाश्त खो गई थी। फिर वो किसी दरख्त से टकराता है और उसको सब कुछ दोबारा याद आ जाता है। अरिस्टोटल कहता है कि ये भी बकवास किस्म का जो है ना रिकॉग्निशन है,
कोई मजेदार नहीं है, कोई अपीलिंग नहीं है। नंबर 4, द फोर्थ टाइप ऑफ रिकग्निशन कम्स अबाउट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। जो चौथी किस्म है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस के तहत आती है। Number 5, the best type of recognition, Aristotle insists, is the realization that occurs through the natural development of events within the plot. कि बेहतरीन रिकग्निशन क्या है? बेहतरीन रिकग्निशन ये है कि जो इवेंट के डेवलप होने से सामने आती है। आपको नेचुरली जो वाकयात की डेवलपमेंट हो रही है, इवेंट की डेवलपमेंट हो रही है, उसमें आपको पता चलता है कि असल चीज क्या है। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल आपने ये जो ISPR का ड्रामा था जिसमें लीजे शाह ने एक्टिंग की, मेरे जहन में उसका नाम नहीं आ रहा, तो उसमें देखिए कि आपको ग्रेजुअली पता चलता है कि लीजे शाह जो है वो उस आर्मी ऑफिसर की बेटी नहीं है, बल्कि उसको एडॉप्ट किया गया, अहद वफा। ठीक है, तो अहद वफा ड्रामा की जो हीरोइन है उसका कैरेक्टर जहन में लाइए, तो आपको अंदाजा होगा कि आपको ग्रेजुअली पता चलता है कि ये उन माँ बाप की बेटी नहीं है, वो अडॉप्टेड चाइल्ड है। तो अरिस्टोटल कहता है कि इस टाइप की जो रिकग्निशन है, जो इवेंट के डेवलप होने से सामने आती है, ये सबसे बेहतरीन है। चैप्टर नंबर 17 है एक्टिंग एंड सेटिंग ऑफ ट्रेजेडी। एक ट्रेजेडी की एक्टिंग और सेटिंग क्या होनी चाहिए। अरिस्टोटल डिस्कसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग आउट द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ द एक्टिंग एंड सेटिंग ऑफ एनी प्ले वेरी केयरफुली। बड़ी एहतियात से इस चैप्टर में बयान करता है कि एक्टिंग और स्टेज जो है ना सेटिंग क्या होनी चाहिए। It is the job of the poet to make sure that the whole setting is clear and can be seen in its entirety by the audience. आप देखिए आफ्ताब इकबाल के सेट को, अगर वो बेले का सेट लगाता है तो पीछे वो आपको फसलें दिखाता है, गोबर दिखाता है, और स्टेज पर वो टिपिकल देहाती लिबास में वो बैठ के एक बड़े से कुंडी टाइप बर्तन में वो पहलवानों वाला वो शरबत बना रहे होते हैं, वटेवर जो भी वो कर रहे होते हैं, और आपको सारे लोग उस टिपिकल, फिर वो रांझा आएगा, कैदो आएगा, हीर आएगी, तो सारा टिपिकल आपको वो एटमॉस्फेयर मिलता है। और अगर वो ओवल ऑफिस दिखाता है जिसमें नासिर चनियोटी बनता है, ट्रम्प बनता है, तो आपको फिर वो सारे लोग उसी अटायर और उसी कॉस्ट्यूम और उसी स्टेज सेटिंग के साथ नजर आते हैं। तो अरिस्टोटल कहता है कि आपकी ये जो सारी डिटेलिंग है ये बड़ी स्किलफुल होनी चाहिए ताकि सारी चीजें मिलकर एक इम्पैक्ट क्रिएट करें। The second part of the chapter describes how the poet should approach the creation of the plot, कि वो प्लॉट की क्रिएशन को कैसे समझे। A general outline should be made first, कहता है सबसे पहले आप जर्नल आउटलाइन बनाएं, and then the details filled in afterward, फिर उसके बाद डिटेल्स बनाएं। After the outline what is filled in is called the episodes or the actual detailed scene of the play, कि फिर आउटलाइन के बाद जो चीज फिल होती है वो एपिसोड है। फॉर एग्जाम्पल, आप सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि आपने इस्लामाबाद जाना है, उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि इस्लामाबाद जाते हुए हमने 3 स्टॉप करने, फिर आप डिसाइड करते हैं कि हर स्टॉप पे आपने क्या कुछ खाना पीना है। ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। तो ये वो चीज है जिसको अरिस्टोटल कहता है कि आप क्या करें, सबसे पहले एक आउटलाइन बनाएं, उसके बाद उसमें जो है वो उस आउटलाइन को फिल करते जाएं। आउटलाइन बनने के बाद जो चीज फिल होगी दैट विल बी एपिसोड्स। चैप्टर 18 में बताता है कि ट्रेजेडी की 4 टाइप्स कौन सी हैं। सबसे पहले बताता है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रेजेडी कैन बी क्लासिफाइड एज द कॉम्प्लिकेशन लीड्स टू क्लाइमैक्स एंड द अनरेवलिंग डिनोमेंट, यानी इख्तिताम, एंडिंग। 4 टाइप्स की ट्रेजेडी कौन सी हैं जी। पहली है द कॉम्प्लेक्स, यूजेस बोथ द रिवर्सल एंड रिकग्निशन प्लॉट डिवाइसेस, जिसका प्लॉट कॉम्प्लेक्स है। नंबर 3 पैथेटिक, द मोटिव इज पैशन, यहाँ पे ये जो मोटिव यूज करती है वो पैशन वाला यूज करती है। द एथिकल, द मोटिव इज कॉरेस्पॉन्डिंगली एथिकल, इखलाकी पहलू होगा। द सिंपल टाइप यूजेस सिंपल प्लॉट। और इन सब में क्या चीज मुश्तरिक है, इन चारों चीजों में मुश्तरिक है चेंज ऑफ फॉर्चून। और कोई भी टाइप है ट्रेजेडी की, अगली जो चीज लाजमी है वो क्या है, कोरस। The poet should not try to make an epic poem into a tragedy. वो जो हमने पीछे डिस्कस किया था कि पोएट की ड्यूटीज क्या है, उसे क्या नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पर चैप्टर नंबर 18 में दोबारा डिस्कस हुआ है। The poet should not try to make an epic poem into a tragedy. An epic poem has multiple parts whereas the tragedy focuses on the plot thread. Epic poem के जो हैं
वो मल्टीपल पार्ट होते हैं, ट्रेजेडी का एक ही पार्ट होता है, एक ही प्लॉट होता है. Aristotle gives the example of how an unsuccessful tragedy might try to tell the entire story of the entire Iliad as opposed to just the fall of Troy. यानी ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप पैराडाइज लॉस्ट को एक ड्रामे में बदल दें और आप इडिपस को एक पोएम में बदल दें, तो दोनों का मजा, दोनों का जायका खराब हो जाएगा. द कोरस इज इंटेग्रल टू द प्लॉट. मैंने आपको पहले बताया कि इन चारों टाइप्स में दो चीजें मुश्तरक हैं. नंबर 1 चेंज ऑफ फॉर्चून, नंबर 2 कोरस. ग्रीक ट्रेजेडी चेंज ऑफ फॉर्चून के बगैर नामुकम्मल है, कोरस के बगैर नामुकम्मल है. नंबर 19 चैप्टर है द क्वांटिटेटिव पार्ट्स में आगे डिक्शन एंड थॉट. दिस चैप्टर फर्दर इलस्ट्रेट्स टू ऑफ द 6 पार्ट्स ऑफ द ट्रेजेडी, डिक्शन एंड थॉट. Thought covers the areas of proof and refutation, the inspiring of different emotions and the suggestion of importance. Thought cover करती है कि एरियाज ऑफ प्रूफ और रिफ्यूटेशन क्या है. क्या मतलब है इसका? आप देखिए, इसको यूं समझिए, आपने मूवी देखी होगी सबने, थ्री इडियट्स. आप इस हवाले से कभी आमिर खान का इंटरव्यू सुनिएगा. तो थ्री इडियट जब बनाई इन्होंने, जब यूनिवर्सिटी लाइफ का जो उसको फिल्म किया, तो उसमें फिल्म रिलीज करने से पहले यूनिवर्सिटी के बच्चों को, स्टूडेंट्स को मूवी दिखाएगी कि भी हमने इस तरह से यूनिवर्सिटी लाइफ को दिखाया. उन्होंने कहा जनाब ये गलत है, इसमें ये चीजें मिसिंग है और ये चीजें गलत हैं. तो दोबारा किया गया. फिर जहाँ पे वो सीन आया एक, उसमें एक बहुत ही पुअर खानदान का, तो फिर गरीबों को इकट्ठा करके जो है वो दिखाया गया कि भाई हमने ये दिखाया. उन्होंने कहा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करें. वो आपने देखा होगा मूवी में कि वो जिस बेलने से रोटी बेल रही है एक करेक्टर की मदर, उसी बेलने से वो अपने हस्बैंड को खारिश भी करती है. तो ये थोड़ा सा एग्जैजरेटेड था. फिर जब इंजीनियर्स, एक इंजीनियरिंग कॉलेज की क्लासेस को बुला के उनको दिखाया गया कि ये वो पार्ट है इंजीनियरिंग का जो हमने इसको किया, तो वहां भी चेंजेस हुई. तो ये है थॉट कि आपका जो काम जब फाइनली स्टेज पर पहुंचेगा तो क्या सोच आएगी आपके ऑडियंस के जहन में, और क्या वो सोच आपके इंटेंडेड टारगेट से मैच करती है जो आपने अपना उसके लिए टारगेट रखा, थीम रखा का ऑडियंस उसकी तरफ उनकी सोच जाती है. द थॉट परटेन्स मोस्टली टू स्पीच. और फिर इसका ताल्लुक किससे है? स्पीच से है. आप देखिए मूवी इंडिया की OMG, ओ माई गॉड. बेसिक थीम क्या था कि रिलीजन के नाम पे जो करप्शन हो रही है उसको एक्सपोज करना. आप देखिए कांजी भाई बड़े बेहतरीन तरीके से अपना मुकदमा लड़ता है, और उसके बाद जो अक्षय की सपोर्ट है उसको, तो दैट इज हाउ. और उसमें जो ओमपुरी की है बैक सपोर्ट, दैट इज आल्सो वेरी स्ट्राइकिंग. तो आप भी देखिए कि थॉट क्या था कि लोगों को लगे कि ये प्लॉजिबल है. इवन मजहबी लोग भी उसको देखने के बाद कहते हैं कि हाँ ये गलत हो रहा है. ठीक है. सो दैट इज हाउ, ये है थॉट. डिक्शन इज द ब्रेक डाउन ऑफ हाउ स्पीच इज डिलीवर्ड. डिक्शन से मतलब है कि आप डायलॉग कैसे बोलते हैं. एक लाइन मैं और आप बोलते हैं, एक लाइन एक एक्टर बोलता है, तो वो एक्टर का बोला हुआ लफ्ज जो है वो फिर एक फैशन बनता है. जैसे आप देखिए, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, आपके मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब इसको एक कैरेक्टर बोल रही होगी देन इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. Aristotle gives examples such as command, prayer, statement, threat and question to illustrate how diction is employed. वो कहते हैं कि डिक्शन को कैसे यूज किया जाता है. आप देखिए गब्बर मूवी के हवाले से एक डायलॉग, वो 20 साल पहले की मूवी, आज भी चलता है, कितने आदमी थे. सो दैट इज द पावर ऑफ डिक्शन. ठीक है. कमांड है, प्रेयर है, स्टेटमेंट है, थ्रेट है, बट एक्चुअली व्हाट मैटर्स हाउ अ कैरेक्टर डिलीवर्स अ डायलॉग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके जी, अल्लाह हाफिज.